नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर कुछ सवाल है आपके तो पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। हमारे स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, व्हाट्सएप या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9167329108। इस पर आप हमें फ़ोन करिए या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में दोनों खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और काफी ज्यादा कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब करीब 100 अंकों की कमजोरी और 19,600 के भी नीचे आ चुका है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर पिछले कुछ मिनटों में ही ये एक बिकवाली आई है और 19,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। 100 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और सेंसेक्स भी 350 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले मार्केट ब्रेड जो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था वो भी नेगेटिव हो चुका है और ज्यादातर स्टॉक्स अब लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कमजोरी आज देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और मेटल स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं फार्मा रियल्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है वो भी हरे निशान में ही इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, तो वहां पर मोमेंटम अच्छा है। फार्मा और रियल्टी में मजबूती है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर इस वक्त कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा लूजर है बैंक निफ्टी। वो बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। शो शुरू करने से पहले खबर चल रही है आपके स्क्रीन पर, वो ले लेते हैं। एमसीएक्स से जुड़ी खबर आ रही है और एमसीएक्स की का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर शुरू होने की जल्द ही बात की जा रही है। फिलहाल ऑफिशियली अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक मॉक ट्रेडिंग वहाँ पर चल रही थी। इस खबर के आने के बाद यहाँ पर हमने अच्छी तेजी एमसीएक्स के स्टॉक में भी देखी। नई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टेस्टिंग जो है वो अभी चालू है। इस तरह के अपडेट्स इस वक्त निकल कर आ रहे हैं एमसीएक्स पर और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शिफ्ट होने की खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान एमसीएक्स की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्द ही नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। 1% ऊपर एमसीएक्स का स्टॉक। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह और राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेज से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राहुल, सबसे पहले आपसे राय लेंगे मार्केट पर और कितनी गिरावट आप इन स्तरों से देख रहे हैं। कल तो एक्सपायरी भी है और सितंबर सीरीज बहुत ही कमजोर सीरीज बताई जा रही है। घरेलू फ्रंट पर भी और ग्लोबली भी अगर देखेंगे तो सितंबर महीना बाजारों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। कल की एक्सपायरी कहाँ पर देख रहे हैं और ट्रेडर को जो ट्रेडर्स हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो पहले तो कल की एक्सपायरी अगर बात करें तो 19,450 लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होल्ड करेगा। सो आई रिपीट, 19,450 का लेवल जो है होल्ड करेगा और मार्केट जो एक्सपायरी का बैंड है 19,450 एंड ऊपर साइड में 19,700 की तरफ ट्रेड कर सकता है। तो ऑप्शंस पोजीशंस इस बैंड में बना सकते हैं 19,450 और 19,700 के बैंड में। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कंप्लीटली सेल ऑन राइज मार्केट हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे चला आया है। ओपन इंटरेस्ट भी इसी बात को सपोर्ट करता है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 19,000 बहुत ऑब्वियस सा सपोर्ट आ जाता है। अगर आप बाउंस देखेंगे निफ्टी का 19,750 के रेंज तक आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। 19,700 से 19,750 अगर आप एक बाउंस देखते हैं जो कि एक टेक्निकल बाउंस होगा, प्रॉफिट बुकिंग का बाउंस होगा शॉर्ट पोजीशंस का, फिर से मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है उस लेवल पे। या ये है बाजार पे नजरिया। तो फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज पे अहम लेवल्स 19,450, ऊपरी स्तर पे 19,700 और यहां पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं विकास, भोपाल मध्य प्रदेश से। विकास, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। जी विकास, पूछे अपना सवाल। सर, मेरे पास डालमिया भारत के 872 है, 570। ठीक है।
तो कब तक कोई खास नजरिया? पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार लेवल पे एंट्री की और बहुत बम्पर मुनाफा आप डालमिया भारत में बना रहे हैं। आगे कब तक रुक सकते हैं? कोई खास नजरिया आपका? सर अगर इसमें कोई आगे और चांसेस है बढ़ने के तो मैं साल 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। चलिए इस पे राय लेते हैं। गौरांग जी, डालमिया भारत पे इनकी जो खरीद है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है और वाकई उससे बहुत ऊपर अच्छा खासा मुनाफा इन्हें होता हुआ। बताएं आगे क्या करना चाहिए? धन्यवाद आप सभी का इस शो पर आमंत्रित करने के लिए प्रशांत, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सीमेंट क्षेत्र की एक मझौली कंपनी जानी जाती है डालमिया भारत, और काफी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी राय यहाँ पर रही है। और सीमेंट की खपत को लेकर के हमारा अनुमान और अंदाजा ये कहता है कि आने वाले वर्षों में ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ सीमेंट के बोरियों के दाम जो है वो भी हमारा अनुमान है कि ऊपर जाएंगे। जो पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत आंकड़ों में निचला तरफ का दायरा देखा था, वो लागत खर्च को लेकर के था, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। अब इन्होंने 850 के आसपास, 825 के आसपास निवेश किया है और ये पूछ रहे हैं कि क्या और ऊपर जा सकता है। तो ऊपर तो जा सकता है, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि नतीजे काफी बेहतर आ सकते हैं सीमेंट क्षेत्र के और डालमिया के भी। तो फिलहाल बने रहें, और आपका जो निवेश का स्तर है वो काफी सुरक्षित है। यानी कि यहाँ से उस स्तर के आसपास जाना या नजदीक जाना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। अगर आपके पास समय सीमा है और थोड़ी बहुत और जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत संकोच हो रहा है तो आपके पास मेरे ख्याल से करीबन 850 से ज्यादा कुछ शेयर की संख्या है, क्वांटिटी है, और निवेश का स्तर माफ कीजिएगा 570 का ये बता रहे। तो थोड़ा बहुत बेच करके आप अपना जो पूंजी लगाई है वो घर पे ले आए, थोड़ा बहुत मुनाफा भी ले आए और बाकी के शेयर में बने रहे। इससे क्या होगा, आपको कोई संकोच भी नहीं होगा और आपके पास जो शेयर बचेंगे वो बिल्कुल निशुल्क हो जाएंगे, जिससे कोई जोखिम नहीं होगा। लेकिन अच्छी कंपनी है, अगर समय है तो बने रहे, अन्यथा थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेच करके जो पूंजी और थोड़ी बहुत मुनाफा है वो घर ले आए। ओके, तो काफ़ी शानदार गेन इस वक्त आपको हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यही रिकमेंडेशन गौरांग की तरफ से आ रही है कि थोड़ा बहुत मुनाफा अगर आप चाहें तो बुक भी कर सकते हैं डालमिया भारत में। काफ़ी शानदार गेन 570 पर लिया था और अब 4 डिजिट 2300 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नागपुर से हमारे साथ प्रफुल्ल जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। प्रफुल्ल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा 2 शेयर पे सवाल था, एक केपीआईटी टेक और आरती इंडस्ट्रीज। केपीआईटी आरती इंडस्ट्रीज, ओके। आरती इंडस्ट्रीज के लेवल 510 का है, 200 शेयर। जी जी पूछिए। और केपीआईटी टेक 750 में 150 शेयर। तो आरती इंडस्ट्रीज में आपको हल्का नुकसान हो रहा है, ठीक है। कितना समय दे सकते हैं दोनों स्टॉक को प्रफुल्ल आप? केपीआईटी टेक को तो मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग है मेरा, आरती इंडस्ट्रीज मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। अच्छा ठीक है, तो दोनों पर राय दिलवा देते हैं। केपीआईटी टेक क्लियरली मुनाफा भी हो रहा है, 750 पे लिया था, अब 1000 रुपए के पार ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। गौरांग, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका केपीआईटी टेक पर, तो पहले तो इस पर राय दीजिए, क्या करें अभी? तो पूजा, ये भी एक आईटी क्षेत्र की मझौली कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो आने वाले भविष्य में कामकाज है और बाकी अन्य जो कामकाज है उसमें काफी अच्छी परिस्थिति होने की संभावना है, जिसके कारण जो कारोबार है और नतीजे हैं वो बेहतर तरीके से सुधर सकते हैं। तो समय की पाबंदी नहीं है और लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आप केपीआईटी टेक में बने रह सकते हैं।
ठीक है, तो बने रहने की राय आगे भी, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। अगला सवाल राहुल आपसे होगा, और इनके पास आरती इंडस्ट्रीज भी है। ये स्टॉक इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है, 500 के ऊपर की खरीद है इनकी। हालांकि पिछले एक महीने में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन इनकी जो लेवल्स है वहां से ये स्टॉक नीचे आ चुका है। नजरिया इनका शॉर्ट टर्म का ही है, तो क्या करने की सलाह देंगे आरती इंडस्ट्रीज में? तो पहले तो मैं सलाह दूंगा कि जब उनके कॉस्ट प्राइस पे वापस आ जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए पोजीशन को। और अगर आरती इंडस्ट्रीज में फिर से निवेश करना है तो 575 के ऊपर ही निवेश करना है, दोनों शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए। तो अगर एंट्री प्राइस आ जाता है एक टेक्निकल पुल बैक की वजह से, प्लीज एग्जिट कीजिए और री एंटर कीजिए ओनली व्हेन 575 का लेवल क्रॉस होता है आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आरती इंडस्ट्रीज। एक और जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल आर के साहू भोपाल मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल लैंडमार्क कार पे है। 100 शेयर इन्होंने लिए हैं, 725 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। चलिए इस पे एक नजरिया लेते हैं। फिलहाल इनके स्तर से स्टॉक ऊपर, मुनाफा इनको होता हुआ। राहुल बताएं, लैंडमार्क कार्स आगे क्या नजरिया बन रहा है? तो उनका एंट्री प्राइस क्या था, फिर से एक बार दोहरा सकते हैं? 725 रुपए, 725। ओके, तो लैंडमार्क में ये सलाह रहेगा मेरा कि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता इसको होल्ड कर देना चाहिए 760 के आसपास। तो होल्ड कर सकते हैं, 760 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो यहां पर 760 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जयंती गुजरात से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। जयंती, पूछें अपना सवाल। नमस्कार। मेरे पास त्रिवेणी टर्बाइन 196 पे 50 शेयर है। ठीक है, त्रिवेणी टर्बाइन के ना? हेलो हेलो सर, एक है टीसीआई एक्सप्रेस 50 शेयर 1400 रुपये से। कौन सा? टीसीआई एक्सप्रेस, टीसीआई एक्सप्रेस। अच्छा, ठीक है। पहले आपको त्रिवेणी टर्बाइन पे दिलाते हैं, अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है। गौरांग सर, त्रिवेणी टर्बाइन कोई नजरिया आपका बनता हुआ? तो प्रशांत, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है यहाँ पर, और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है ये। काफी समय सुस्त रहने के बाद नतीजों के आधार पर हमने अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं पिछले कुछ समय में, और अगर निवेश लंबी अवधि का है इनका तो बने रहने की राय होगी त्रिवेणी टर्बाइन में लंबे समय तक बने रहने की सलाह आपको जयंती जी मिलती हुई। टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड पे राहुल जरा राय दें, 1400 के आसपास ही इनकी खरीद है। टीसीआई एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर चार्ट का एकदम फ्लैट है बहुत दिनों से, और आप नोटिस करेंगे कि ब्रेकआउट का बहुत कोशिश कर रहा है बट ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। वीकली चार्ट पे नोटिस करेंगे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की बहुत कोशिश कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो मोमेंटम इस स्टॉक में दिखेगा 1560 के ऊपर ही। तो जब तक 1560 नहीं क्रॉस करता है ऊपर साइड में एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में कंटिन्यू करेगा ट्रेड करने के लिए ये स्टॉक टीसीआई एक्सप्रेस। तो 1560 इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपको अहम रणनीति टीसीआई एक्सप्रेस पर मिलती हुई। चलिए खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और यह है ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें मेटल स्पेस से हिंडाल्को, ये स्टॉक में काफी अच्छी आज लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो रिसेंटली एक अच्छी मूव आई थी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दिखा है। 510 505 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास है, 465 से 470 का एक सपोर्ट जोन है, वहां से ही प्रिसाइसली आज रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है यहाँ पे हम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो ये लेवल्स पर हम ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 480 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है, बट ये अक्टूबर सीरीज की है। उसमें आपको ये 13 से 14 रुपए में ये मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर स्ट्राइक। इसमें टारगेट जो रहेगा वो 27 तक के रहेंगे, और जो स्टॉप लॉस है वो 7.75 का रहेगा।
एज पर दी स्टॉप लॉस अगर हम लॉस देखें तो इट कैन बी अराउंड 9,000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा एज पर दी टारगेट दैट विल बी अराउंड 18,000। ठीक है, तो हिंडाल्को जो है वो अक्टूबर सीरीज की कॉल आपको खरीदनी है और आपको अहम लेवल्स भी स्नेहा जी ने सुझाए। 480 की कॉल आपको खरीदनी है, अक्टूबर सीरीज याद रखिएगा। लक्ष्य 27, स्टॉप लॉस ₹7.25, अधिकतम मुनाफा 18,000 तक का और अधिकतम नुकसान 8,700 के। लेकिन आपको बता दें कि वायदा बाजार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, तो बहुत सोच समझकर तमाम बातों का ध्यान रखकर ही आप निवेश करें, ये हमारा डिस्क्लोजर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रशांत हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। सर मेरे पास अडानी विल्मार के 500 शेयर्स हैं 450 के रेट पे। कोई तो नजरिया वही कब तक पूछना रुक था कि सकते हैं आप? रुकने को मैं रुक सकता हूँ 6 महीने, अभी 6-8 महीने। ठीक है। बस ये पूछना था कि इसको एवरेजिंग करें कि अभी इसी पे बने रहे हम। ठीक है, चलिए आपको एक अहम राय दिलवाते हैं। गौरांग सर, अडानी विल्मर पे 450 की खरीद है इनकी और इनके भाव से काफ़ी नीचे। जानना चाह रहे हैं क्या एवरेजिंग करना सही होगा, आगे का नजरिया क्या कहता है? प्रशांत, पहले तो इनका निवेश का नजरिया 6 महीने का है और हम सक्षम नहीं है तो किसी भी तरह का जवाब देने के लिए। और दूसरी बात, अडानी विल्पर पर कवरेज भी नहीं है तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। ठीक है, चलिए राहुल आप बताएं, अडानी विल्मर में क्या करना चाहिए? तो पहले तो उनको एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक में ऐसा कोई चार्ट्स पे कोई ऐसा स्वभाव नहीं दिख रहा है जहां से एक अच्छा बाउंस दिख सके उनके एंट्री लेवल्स की तरफ। हालांकि ओवरसोल्ड है स्टॉक, बट ओवरसोल्ड हम ऑफन नोटिस किए स्टॉक्स बहुत हफ्ते बहुत महीने तक भी रह सकते हैं। तो उनका भी इतना ज्यादा लॉस हो गया कि मैं सजेस्ट करूंगा एक स्टॉप लॉस रखे अदानी के दूसरे कंपनी से। अदानी पोर्ट्स का चार्ट आप नोटिस करेंगे, वहां पे रिकवरी बेटर आ सकता है और तेजी से आ सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि एग्जिट कर देने के लिए जब मीन पे आ जाए, दैट इज अराउंड 385 390 पे मीन, जो ओलिंजो बैंड्स के मीन है उस पे आ जाता है तो एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां की लॉस थोड़ा सा बेटर रिकवर हो सके। चलिए, तो सलाह भी दे दीजिए कि अगर यहां से निकले तो कहां निवेशित होना फायदेमंद रहेगा? जनरली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स लग रहे हैं, थोड़ा सा करेक्ट भी होंगे, जैसे BHEL जैसे स्टॉक्स 128 के ऊपर चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। अदानी पोर्ट्स का भी चार्ट बेहतरीन लग रहा है कंपेयर टू द एंटायर अदानी पार्ट। सो अदानी पोर्ट्स में आप भी निवेश कर सकते हैं अराउंड 780 लेवल 790 लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल अदानी विल्मर से जो है थोड़ा ऊपरी लेवल पर जाकर आपको निकलने की सलाह, और BHEL और अदानी पोर्ट्स ये आपको विकल्प दिए गए। यहाँ पर आप अगर निवेश करते हैं तो आपको बेहतर संकेत, बेहतर फायदा हो सकता है। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, अशोक जी फोन लाइन के जरिए। अशोक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 18 नाउ स्वदेश को जी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे कॉल का रिप्लाई दिया। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपने हमें संपर्क किया अपने सवाल के लिए। पूछिए अपना सवाल सर। मैम मैंने ना अमर राजा के 30 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, 780 रुपए एवरेज प्राइस समझ लीजिए। और ये मैंने आज से 2.5-3 साल पहले लिए थे। मेरे को इसका नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का। मेरे एंजल ब्रोकर के जो मतलब कॉल जो मेरे को देते थे उन्होंने दिया था। और बंधन बैंक में 104 है क्वांटिटी, 312 रुपए की। तो क्या करना चाहिए मैम इसमें मुझे? तो कितना समय आप रुक सकते हैं दोनों स्टॉक में? मैं तो कम से कम 8-10 साल के लिए चल रहा हूँ लेकर के। ठीक है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। गौरांग आप ही सजेस्ट करिए। इन्होंने 2-3 साल पहले बंधन बैंक और अमराजा बैटरीज दोनों में ही पोजीशन ले ली थी, थोड़ा ऊपरी लेवल पे लिया और वहां से स्टॉक नीचे भी आ चुके हैं। बंधन बैंक भी 312 जब इन्होंने लिया था वहां से अब 250 पर आ चुका है। बीच में कुछ नेगेटिव खबरें भी आई थी जिसके चलते हमने दबाव देखा स्टॉक में। और अमराजा बैटरीज भी इनकी खरीदारी के लेवल से काफ़ी नीचे है। दोनों स्टॉक में इनको नुकसान हो रहा है, काफ़ी समय दे चुके हैं। अब और कितना समय रुकना चाहिए दोनों ही स्टॉक में? अभी होल्ड करके चले प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? पूजा, तो मेरे ख्याल से अशोक जी ने निवेश काफी लंबे समय के लिए किया है। अभी ये बता रहे थे कि
इन्होंने दोनों में ही निवेश किया है लंबी अवधि के लिए। पहली बात, कोई भी आपको अगर कुछ राय या मशवरा या सलाह देता है शेयर बाजार में किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए, तो आप भी अपने तरफ से थोड़ा अभ्यास करके जानकारी ले करके बाद में निर्णय ले कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। दूसरी बात, सभी निवेश जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं वो सभी जोखिमों के अधीन है, यानी कि शेयर बाजार एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए अगर आपको ज्यादा ऊपर की तरफ का मुनाफा कमाना है। तो दोनों ही कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी कवरेज है। अमरा राजा बैटरी जो कि एक OEM सेगमेंट ऑटो एंसिलरी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, बैटरीज बनाती है, ये केवल वाहनों के लिए नहीं इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती हैं। और अभी जिस तरीके से ऑटो क्षेत्र में कन्वेंशनल आइस इंजन्स को लेकर के एक शिफ्ट हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ, और आने वाले भविष्य में अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर भी वाहन चलने लगते हैं तो ये भी एक बहुत अहम पुर्जा होता है बैटरी किसी भी वाहन के लिए, चाहे वो कंबस्टन इंजन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली कोई हो या फिर CNG पर चलने वाली कोई वाहन हो। हालांकि आपका निवेश ऊपरी स्तर पर बिल्कुल है, और क्योंकि आपने ये भी बताया कि आपका निवेश लंबी अवधि का है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 600 के आसपास अगर आता है हमारा राजा का बैटरी, और एक करेक्शन का दौर भी बाजार का हम देख रहे हैं, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 640 के आसपास, तो 600 के आसपास मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत महफूज स्तर होता है आपका निवेश बढ़ाने के लिए, जिससे आपकी जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा और शेयर की संख्या भी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रश्न था इनका बंधन बैंक के ऊपर, यहाँ पर भी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज है। ये थोड़ा नतीजों को लेकर के कभी कभी मायूसी आ जाती है बंधन बैंक में, लेकिन यहाँ पर भी अगर निवेश लंबी अवधि का है तो पहले तो बने रहे, और 225 के नीचे गिरावट में अगर आपको मौका मिलता है और शेयर खरीदारी करने के लिए, जोड़ने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये भी एक महफूज स्तर होगा जहां पर फिर से आपका निवेश का जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा, शेयर की संख्या बढ़ जाएगी, मगर लंबी अवधि के लिए बने रहे। और जिस प्रकार से निचले तरफ और खरीदारी की राय हमने दी है, उस स्तर के आसपास आने पर आप और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको विस्तृत राय अमरा राजा और बंधन बैंक पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे अगले कॉलर की ओर। कल्पना हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से। गुड मॉर्निंग कल्पना, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास रुचिल डेकोर के शेयर है 330 398 के प्राइस है मेरा, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो एवरेज कभी करूं? ठीक, कब लिया था आपने? के निकल जाऊं, मैंने 2022 में लिया है। ठीक है, ठीक है। कोई नजरिया कब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कब तक रुक सकती हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं रुक सकती हूँ, तो एवरेज करूँ कि निकल जाऊँ वहाँ से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो आपके लेवल से नीचे काफी है स्टॉक इस वक्त। अब चलिए राहुल बताएं, रुचिल डेकोर में कोई नजरिया बनता हुआ 398 लगभग 400 रुपए की खरीद है इनकी, फिलहाल 280 के स्तर पे ये स्टॉक। फॉर्चुनेट बात है कि जो 300 से 320 का बैंड था ना जहां पे ये एंट्री की, वो एक सप्लाई जोन था, बट ऑन द गुड साइड स्टॉक अभी एक अच्छे बाई जोन पे भी आ रहा है। बाई जोन 275 से लेके 255 तक एक बड़ा सा बाई जोन है अगर आप नोटिस करेंगे। तो एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर चार्ट का बेहतरीन नहीं है। आप वीकली पे भी देखेंगे तो ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है अपसाइड की तरफ और कॉन्स्टेंटली नीचे ही जा रहा है। तो एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट होल्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनका एंट्री प्रेस आने में अभी भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 320 पे भी एक रेजिस्टेंस है और 360 पे भी एक रेजिस्टेंस है। होल्ड कर सकते हैं क्योंकि लंबा नजरिया है, बट जनरली एक कॉमन विषय कहना चाहता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करना हो ना तो फंडामेंटल्स तो बिल्कुल देखना चाहिए और चार्ट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल देखना चाहिए। जो इस स्टॉक में जब एंट्री करने के टाइम मेरे ख्याल से दोनों शायद ठीक नहीं थे। ओके, रुचिल डेकोर, ये सलाह आपको दे दी गई है। फिलहाल स्टॉक में काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा फंडामेंटल समझ कर, जिनमें वॉल्यूम्स नहीं होता, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, उनको में थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की सलाह दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। अगला सवाल ले लेते हैं और मुंबई से कल्पना हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। कल्पना जी नमस्कार।
किस स्टॉक पर सवाल है आपको, पूछिए। माफ कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है आशीष जी का, और इनका सवाल है टाटा पावर पर 600 शेयर्स हैं 240 के भाव पर इन्होंने टाटा पावर की लिया हुआ है, और टाटा पावर मौजूदा भाव देखें तो इस वक्त करीब 257 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इनकी खरीद से काफ़ी करीब ही है ये स्टॉक। और हाल फिलहाल में हमने देखा थोड़ी गिरावट भी आई है टाटा पावर के शेयर में। राहुल, आप ही सजेस्ट करिए, टाटा पावर इन स्तरों पर अभी भी होल्ड करना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है 10,000 के मुनाफे में है ये, वो लेकर निकल जाए स्टॉक से? तो पहले तो पावर स्टॉक्स पे हम लोग काफी बुलिश हैं जनरल पावर सेक्टर में, आप नोटिस करेंगे। और डिस्क्लेमर, थोड़ा पावर सेक्टर की होल्डिंग भी है हमारे फंड्स में। अभी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए क्योंकि 3 कारण है। एक तो 20 डे ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, जनरल सेक्टर का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बुलिश है। और दूसरा, आप अभी के फॉल में भी देखिए ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, फ्लैट ही लास्ट 3-4 दिन से चल रहा है, सो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस में दे देता हूं उनके लिए 245 का, जो उनके एंट्री से थोड़ा ऊपर है शायद, इफ आई हर्ड इट करेक्टली। तो 245 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट जनरल आउटलुक सेक्टर के लिए बुलिश है। तो यहां पर नजरिया सकारात्मक, पॉजिटिव। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उनका नाम संजय है और व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बिरला सॉफ्ट के 300 शेयर इनके पास हैं, 355 के स्तर पे इन्होंने बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की है और फिलहाल काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने एंट्री की, तो इनको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। गौरांग जी, बिरला सॉफ्ट पे कोई खास नज़रिया बने रहें या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? क्षमा चाहूंगा, ये कवरेज में नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राहुल आप बताएं बिरला सॉफ्ट में क्या करना चाहिए? तो उनका एंट्री प्राइस से शायद 100 रुपए से ज्यादा ऊपर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने सही सुना। जी जी। हाँ, तो बिरला सॉफ्ट में एकदम इंटरमीडिएट में एक डिमांड जोन आपको दिखेगा 465 से लेके 435 तक। तो अभी जो करेक्शन हो रहा है वहां तक लेके जा सकता है स्टॉक को, बट इवेंचुअल क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। और ये 435 से 465 का जो लेवल है वहां से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, तो होल्ड करने की सलाह रहे। ओके, तो बिरला सॉफ्ट में होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल ले लेते हैं, मुंबई से पल्लवी जी का सवाल आया है ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर 450 शेयर्स इन्होंने 357 रुपए के भाव पर लिया है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के स्टॉक में भी हमने देखा कि काफ़ी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 1 महीने से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कारोबार कर रहा है और इनकी खरीदारी काफ़ी ऊपरी लेवल्स पर है। 357 पर इन्होंने ये स्टॉक को ले लिया था, वहाँ से तो ये स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड में ही है। एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के बाद अब ये स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। राहुल, क्या सजेस्ट करेंगे? ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 357 बहुत ही ऊपरी स्तर पर इनकी खरीद हुई है। तो इन सब काउंटर्स में जो स्टार्ट स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनका बाइंग प्राइस के आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे अच्छा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम स्पेंड कितना कह नहीं सकते, 6 मंथ्स लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, तो वेट नहीं करना चाहिए। एग्जिट करके लॉस बुक करना इजी नहीं होता है, बट लॉस बुक करके दूसरे काउंटर्स की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए जहां पे मोमेंटम थोड़ा ऊपर की साइड में, जैसे मैंने कहा पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में मोमेंटम है, आईटी में भी मोमेंटम दिख रहा है। तो इस दोनों इस पैक में से स्टॉक चूज करके उनको निवेश करना चाहिए, मेरा सलाह होगा। जो है वो आपको एग्जिट करने की सलाह, लॉस बुक करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और पूछें अपना सवाल। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछें अपना सवाल। मेरा सवाल है HEG 100 शेयर है 1810 रुपए, और एक मेरे पास सिल्चर है, सिल्चर टेक्नोलॉजी। कौन सी? सिल्चर, SILCHER। जी जी। S फॉर शिमला, I फॉर इंडिया, L फॉर लंदन, जी जी। CHER, सिल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है सर, 1610 रुपए। ठीक है, ठीक है। चलिए पहले HEG पर एक राय लेते हैं। 1810 की खरीद है। गौरांग जी बताइए क्या करना चाहिए? इस पर भी क्षमा चाहूंगा, कवरेज नहीं है हमारी, प्रशांत। ठीक है, राहुल बताएं HEG क्या नजरिया बन रहा है?
तो उनका बाइंग प्राइस तो अभी चार्ट पे नजर आ रहा है कि दिख जाना चाहिए, क्योंकि 1738 का प्राइस चल रहा है, एकदम फ्लैट मूवमेंट है ऑलमोस्ट जून 2023 से। तो आई मीन 6 महीने से ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है और होल्ड कर रहा है। जब मार्केट गिर रहा है, आप नोटिस करेंगे ये उतना नहीं गिर रहा है और लास्ट 10 दिन के गिरावट में भी होल्ड कर रहा है। तो उनका जब बाइंग प्राइस आ जाए, अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं कहूंगा एग्जिट कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं जब स्टॉक का प्राइस 1950 के ऊपर जाता है। 1950 तक तो लॉन्ग टर्म में चार्ट स्ट्रक्चर फेवरेबल उतना नहीं लग रहा है। सवाल है राहुल, सिल्चर टेक पे इस पे क्या नजरिया बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज लगभग 3% ये स्टॉक ऊपर, पिछले 5 दिनों से भी ये स्टॉक का काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। क्या करना चाहिए सिल्चर टेक में? तो जनरली आप नोटिस करेंगे हमारा प्लेटफॉर्म का नाम ही हेज्ड है, तो नेकेड फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं और एडवाइस भी नहीं करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि नजरिया उनका अगर फ्यूचर से एक ही दिन है एक्सपायरी के लिए, तो उस तरह इतना शॉर्ट टर्म व्यू देना बहुत मुश्किल हो जाता है इस स्टॉक में। बट इन जनरल अगर आप स्टॉक की बात करें, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लाइक 1-2 महीना का नजरिया रख के तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स एज यू ऑल नो बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ठीक है। तो लगातार हमारे एक्सपर्ट ये हाईलाइट भी कर रहे हैं कि इस तरह के स्टॉक से थोड़ा संभल के ट्रेड करिए और फंडामेंटल स्टडी करिए, नंबर्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए और फिर यहाँ पर एंट्री करने की राय। अभी लगातार 2-3 दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने इस तरह के स्टॉक्स पर सवाल पूछा है और वहाँ पर ये एक ही राय निकल कर आ रही है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझ लीजिए और फिर यहाँ पर निवेश कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सवाल से सवाल आया है अबू जी का। इनके पास 2 स्टॉक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक 50 शेयर्स लिए हुए हैं 5795 पे 195, और पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक भी है इनके पास, ये 55 शेयर्स हैं 1865 पर इन्होंने लिया हुआ है। दोनों ही स्टॉक में इनकी खरीद हाल फिलहाल की ही नजर आ रही है। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर राय लेंगे। गौरांग, क्या व्यू बन रहा है आपका? 1795 पर लिया है, उसके आसपास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, क्या सलाह देंगे, बने रहे स्टॉक में? तो पूजा दोनों पर कवरेज है, कोटक महिंद्रा बैंक और पीवीआर आइनॉक्स। और अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो हम बने रहने की राय देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा अनिश्चितता का वातावरण था उदय कोटक साहब को लेकर के और ट्रांजिशन प्रोसेस को लेकर के, लेकिन अब वो सब इतिहास हो चुका है और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है पूजा, वहां से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल लग रहा है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो पहले तो बने रहे, और अगर आपको और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं निचले स्तर पर, और अगर किसी को नए स्तर पे इस स्तर पे नया निवेश भी करना हो पूजा तो की हम राय देंगे। पीवीआर आइनॉक्स पर ये मेरे ख्याल से भारत में स्थापित सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी हो चुकी है। सबसे ज्यादा एग्जिबिटिंग स्क्रीन जिसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास है। हॉलीवुड और बॉलीवुड से जिस प्रकार से रिलीजेस होती हैं उस पर इनका आय जो है वो काफी निर्भर होती है। फुटफॉल अच्छे होने की संभावना है। जीएसटी में फूड एंड बेवरेजेस का जो स्तर था, खाने पीने के पदार्थों का जो स्तर था, वो भी नीचे लाया गया है, जिससे थोड़ा महफूज हो गया है खरीदारी करना। तो यहाँ पर भी अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है तो बने रहे, और अगर गिरावट आती है तो और जोड़ सकते हैं, और किसी को नया निवेश भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही स्टॉक पर नजरिया पॉजिटिव और आपको अहम स्तर जो है वो बताते हुए गौरांग जी बढ़ते हैं आगे। अमित हैं दिल्ली से, आईआरबी इंफ्रा के 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 29 रुपए के स्तर पे ने स्टॉक में एंट्री ली है। चलिए आगे का नजरिया देखते हैं क्या है इसमें। राहुल बताएं, आईआरबी इंफ्रा में क्या करना चाहिए? तो आईआरबी इंफ्रा का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर नोटिस करेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर उतना खराब नहीं लग रहा है। उनका निवेश का प्राइस 29 रुपीज है, इफ आई एम करेक्ट। जी 29 रुपए। निवेश का प्राइस थोड़ा दोहरा सकते हैं? 29 रुपए। 29 रुपए। अच्छा 29 रुपए। तो अभी 31 से लेके 28 तक एक बाई जोन है, जो अभी प्राइस आप नोटिस करेंगे बहुत ही पास में है उस बाई जोन के। तो यहां से तो हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिपीट, 31 से लेके 28
31.75 पे प्राइस चल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक बाउंस देखने की संभावना ज़्यादा है। देखते हैं कुछ और क्वेरीज की फेसबुक पर। उत्तर प्रदेश से राकेश कुमार जी ने हमें सवाल भेजा है। पहला है वेदांता पर इनका सवाल। 50 शेयर्स 275 पर इन्होंने वेदांता के लिए हुए हैं। आज इस स्टॉक में कमजोरी भी है, करीब 5-6% की वीकनेस वेदांता में देखने को मिली थी। इस वक्त 211 के पास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर मूडीज की तरफ से वेदांता में एक डाउनग्रेड भी देखने को मिला है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है। बट वेदांता, राहुल क्या व्यू बन रहा है आपका वेदांता पर? ये जो गिरावट आई है, कोई स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे और कब तक एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है वेदांता में? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना गिर गया है तो एक स्टॉप लॉस देना सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस उनको 194, 193 वो लेवल पे स्टॉप लॉस उनको रखना चाहिए, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मेरा राय होगा कि एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जहां पे मोमेंटम साइड की तरफ हो, ताकि उनका ये जो लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर हो सके। दूसरा सवाल इनका IRFC पर है, और ये स्टॉक IRFC के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान इस वक्त हो रहा है। 200 शेयर्स इन्होंने 33 रुपए के भाव पर, माफ कीजिए, IRFC में अच्छा मुनाफा हो रहा है। 33 रुपए के भाव पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी, तो काफी अच्छे लेवल पर थी। और रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह से हम एक तेजी देख रहे थे, फायदा मिला है राकेश कुमार जी को, करीब करीब 8,000 का फायदा इन्हें हो रहा है। IRFC, गौरांग आपसे सवाल होगा, अभी मुनाफा बुक कर ले या बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में? पूजा, हमारा अनुमान ये कहता है कि सुरक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां और रेलवे से जुड़ी हुई ये जो 3 क्षेत्र है, वो आने वाले काफी लंबे समय तक ऑर्डर बुक बढ़ने के आधार पर, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के आधार पर आमदनी काफी बेहतर हो सकती है। IRFC पर अगर मेरी याददाश्त सही है तो जब IPO आया था तब लंबी अवधि के लिए हमने निवेश की राय दी थी, और उस IPO नोट के आधार पर मुझे लग रहा है कि चाहे फिर वो इन तीनों क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो या निजी क्षेत्र की कंपनी, लेकिन ये तीनों क्षेत्र में जो कंपनी सक्षम रूप से कामकाज कर सकती हैं, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर सकती हैं, आप वहां पर लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा अपने निवेश के ऊपर मिल सकता है। तो IPO नोट के आधार पर हमने IRFC पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी जब IPO आया था। तो लंबी अवधि के लिए IRFC में बने रह सकते हैं। चलिए, अगले जो दर्शक हैं, संदीप हैं चंडीगढ़ से, फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। रेमंड्स के इनके पास 39 यानी 39 शेयर हैं। 1954 रुपए के स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पूना वाला फिनकॉर्प के 30 शेयर लिए हैं। 348 के स्तर पे उन्होंने इसकी खरीदारी की है। तो सबसे पहले राहुल, रेमंड पे राय दें, क्या करना चाहिए? और इनका खरीद का लेवल 1954 है। रेमंड्स का चार्ट स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों वीकली और मंथली में देखेंगे तो चार्ट का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में पेन ही दिखा रहा है। मैं एक यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर सितंबर का कैंडल जो है 1820 के नीचे क्लोज होता है, दैट इज, और 2-3 दिन बचा है सितंबर के मंथली कैंडल में, अगर 1820 के नीचे आपको क्लोजिंग दिख रहा है तो एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। रेमंड के केस में दूसरा स्टॉक, माफ कीजिएगा, कौन सा बोला था आपने? वाला फिनकॉर्प 348 की खरीद है। 348 पूना वाला फिनकॉर्प। तो पूना वाला फिनकॉर्प का स्ट्रक्चर मच बेटर है। एक 20 डे EMA के एकदम आसपास चल रहा है और एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है 20 EMA के आसपास। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो हम अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को नहीं सजेस्ट करेंगे। मेरे एस्टीम्ड कोलीग जो पैनल पे हैं वो शायद बेटर राय दे पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी चार्ट स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म वाइज तो अच्छा नहीं लग रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प पे कोई राय आपकी? ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं प्रशांत? जी, गौरांग सर।
क्षमा चाहूंगा प्रशांत, कवरेज नहीं है हमारी। ठीक है, ठीक है। चलिए, राहुल ने आपको राय दी और दोनों ही स्टॉक पे फिलहाल सवालों के सिलसिले को हमें यहीं रोकना होगा। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। गौरांग सर और राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए।